जीआईटी की स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बीजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और आज की क्लास का सबसे मेन मोटो है जीएसटी के बारे में। एक अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले। कल आप लोगों की कोई क्लास नहीं चल पाई थी, मैं गोरखपुर गया था। तो कुछ जैसे लिमिटेड कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि हमको जीएसटी के साथ इनकम टैक्स, टीडीएस और टीसीएस पर ट्रेन बच्चे चाहिए। उसके लिए स्पेशली मैंने एक जीएसटी का एक बेस बनाने के लिए क्लास बनाई है, एक फाउंडेशन की पहली क्लास है। तो यह एक स्पेशल क्लास है। आपका जो रूटीन का क्लास अभी रुका है उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस स्पेशल क्लास को आप अटेंड करिए और मन लगा के स्पेशल क्लास को पढ़िए। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस क्लास में आप अच्छे से अगर स्टडी कर ले रहे हैं तो फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी में काम करने का एक अच्छा अनुभव आपके साथ मिलेगा। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास के में आज हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे फर्स्ट चीज हम लोग को देखना है कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स से होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी अपना क्या है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है और वाई जीएसटी यानी जीएसटी क्यों आया। इन सब चीजों के बारे में हम लोग को अच्छे से सीखना है। फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज टैक्स यानी टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है, वाई जीएसटी जीएसटी क्यों लगाया गया। जब तक ये सब चीज आप नहीं जानेंगे ना तो जीएसटी की आधी अधूरी जानकारी लेके, सिर्फ प्रैक्टिकल का जानकारी लेके कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, प्रैक्टिकल का पोर्शन मजबूत रहेगा, तब एक बड़ी कंपनी में एक सफल अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। वरना ऑपरेटर को बहुत घूम रहे हैं, लिस्ट में आना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल करिए। चलिए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। सबसे पहले हम लोग को समझना है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है, और फिर हमको ये समझना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इस चीज के बारे में जानकारी। तो चलिए अपने अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टैक्स को समझाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो प्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। उस प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि टैक्स क्या है और टैक्स कितने प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आपको कॉमर्स या अकाउंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, कोई भी जानकारी नहीं। अब आप देखेंगे तो आपके सामने एक नई स्लाइड ओपन हो चुकी है और इस स्लाइड का नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, समझ में आ रहा है ना। आपको दो चीज बताई गई है, एक है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर। तो ये दो चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी करनी है कि वस्तु एंड सेवा कर क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक, तो अब आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगाया गया, टैक्स को लगाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, टैक्स क्यों जरूरी है ना, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए टैक्स का मतलब होता है, और ये जो कर की प्रणाली है ना, ये कोई नई नहीं बनाई, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने आके नया प्रणाली बना दिया। यह आदि और अनादि काल से चलता चला आ रहा है। हम लोगों का, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें राजाओं महाराजाओं का शासन होता था। वहां भी एक राजा अपनी प्रजा पर कर लगाता था, लेकिन तब उस कर का रूप अलग था। जो किसान होते थे वो अनाज जमा करते थे ना, इस तरीके का कर था। अभी भी वही प्रणाली है, लेकिन अब जो सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। अब लोकतंत्र आ गया है, वो तानाशाही खत्म है, वो राजा राजघराना खत्म है और एक तरीके से राजतंत्र आ गया है। अब इस लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि कर क्या है, कौन कर लगाता है, किसके ऊपर लगाता है, किस पर लगता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। तो अगर एक टैक्स की सिंपल सी डेफिनेशन बनाई जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए फी चार्ज यानी ऐसा एक फीस जो चार्ज किया जाता है किस पर, ऑन ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट पर या किसी इनकम पर या किसी एक्टिविटी पर। यानी सरकार के द्वारा
किसी प्रोडक्ट पर, किसी आय पर या किसी एक्टिविटी पर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, कोई राशि लगाई जाती है, कोई फीस लगाया जाता है, तो वो हमारा कर कहलाता है। फिर से सुनिए, ए फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट, बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट पर, इनकम और एक्टिविटी, किसी इनकम पर या किसी एक्टिविटी पर। तो अगर इस तरीके का कुछ है तो उसे कहते हैं हम लोग कर। समझ में आया? ये चीज होती है कर। गोविंद चेयर लेके बैठ जाओ। ए गोविंद, चेयर लेके बैठो ये सामने। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कर क्या है। अब इफ ए टैक्स इज लाइव डायरेक्टली ऑन ए पर्सनल आर कारपोरेट इनकम, यानी अगर कोई कर किसी पर्सनल यानी किसी पर्सन के ऊपर या किसी कारपोरेट की इनकम के ऊपर लगाया जाता है तो ऐसा टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। बाकी फोन में वीडियो आपके चलेगा, स्क्रीनशॉट लेकर खूब अच्छे से नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। अभी चीजों को समझिए, अगर नोट ही करना था तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं ना, आप वहां से नोट करते, लेकिन अभी चीजों को समझना है। इफ ए टैक्स लाइव डायरेक्टली ऑन ए पर्सनल आर कारपोरेट इनकम, यानी किसी व्यक्ति या किसी कारपोरेट, कारपोरेट का मतलब होता है एक बड़ा व्यापार की इनकम पर अगर कोई टैक्स डायरेक्ट लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसा टैक्स हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इफ ए टैक्स लाइव ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स आर सर्विसेज देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो किसी गुड्स या सर्विसेज पर लगाया जाता है ना। यहाँ किसी व्यक्ति पर था या किसी व्यापार पे था, यहाँ पर क्या है? गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स लग रहा है वह इनडायरेक्ट टैक्स है। आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछाता है, बेटा जीएसटी पढ़े हो? कहोगे हाँ। अच्छा टैक्स सुना है? तो कहेंगे हाँ। कितने प्रकार का होता है? तो बताओगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? अब आप उसकी डेफिनेशन बताओगे तो अंतर आपको समझ में आएगा नहीं, जब खुद नहीं समझ में आएगा तो समझाओगे कैसे? इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपको चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, आपके अंदर लाख टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन जब तक आप इंटरव्यू नहीं पास करते हैं कहीं पर भी जॉब सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखना है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो, इंटरव्यू की स्किल डेवलप हो, तो वो पढ़ाई के साथ ही साथ होगी, और जब नॉलेज कूट कूट कर भरा रहेगा तो स्किल अपने आप डेवलप होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? किसी पर्सनल यानी किसी व्यक्ति पर या किसी कारपोरेट पर यानी किसी बड़े बिजनेस पर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है डायरेक्ट उस बिजनेस के ऊपर, तो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विसेज पर, यानी ये दोनों टैक्स कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं बिजनेस को ही, लेकिन ये डायरेक्ट बिजनेस पर लगाया जाता है और ये बिजनेस के गुड्स या बिजनेस की सर्विसेज पर लगाया जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब दूसरी चीज, हमें टैक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? टैक्स की जरूरत क्या है? अगर हम टैक्स ना जमा करें तो क्या दिक्कत है, या टैक्स क्या है इसके बारे में। तो द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो सरकारी खर्चे हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, जो सरकारी खर्चे हैं, उनको फिनांस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए टैक्स का सिस्टम बनाया गया है। भाई देखिए पब्लिक है ना, हम और आप सभी लोग पब्लिक हैं, हम सभी लोगों को एज्यूम करते हैं कि हम घर से निकले तो हमको पक्की सड़क मिल जाए, 24 घंटे घर में बिजली मिल जाए, अच्छा साफ सुथरा वातावरण मिल जाए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स मिल जाए ना, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाए। और ये सब अपेक्षा हम किससे रखते हैं? गवर्नमेंट से, सरकार से ऐसा उद्देश्य रखते हैं कि मोदी जी कोई अच्छा सा रास्ता बना देते, योगी जी कुछ अच्छा से स्कूल बना देते ना, अच्छे से रोड हो जाता, हाँ कोरोना जैसे बीमारी चले इसके लिए कुछ अच्छा सा दवा ला देते, सबके लिए फ्री कर देते। तो सोचिए, सरकार तो फ्री कर देगी लेकिन सरकार को भी फ्री करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, पाकिस्तान से लोन लिया जाएगा? हाँ, नहीं ऐसी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की लोन दे पाए, वो खुद बेचारा परेशान है। तो ऐसे कंडीशन में जो टैक्स आता है पब्लिक से, वही टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता है, फिर गवर्नमेंट उसको सुविधा के रूप में कन्वर्ट करके फिर वापस पब्लिक को देती है। बात समझ में आई? यानी टैक्स हमसे और आपसे ही लिया जाता है,
आपको पता नहीं होगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितना टैक्स जमा करते हैं। एक बच्चे की छोटी टॉफी से लेकर और रात में जो मॉर्टिन जला के आप लोग सोते हैं, दिन भर की जितनी एक्टिविटी करते हैं, हर चीज पर आप टैक्स पे करते हैं। कभी सोचिए कि आपको जो है टैक्स कितना पे करना हुआ, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हर चीज पर आप देखिए MRP लिखा रहता है, यानी मैक्स रिटेल प्राइस। और मैक्स रिटेल प्राइस किस पर? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, सभी टैक्सेज पर जो है जोड़कर जो अमाउंट आ रहा है वो MRP है। यानी जो अमाउंट आप पे करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसमें टैक्स का अमाउंट भी शामिल है। यानी टैक्स किसकी जेब से जाता है? वास्तव में टैक्स पब्लिक से जाता है, कंज्यूमर से जाता है, जो गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। बिजनेस तो एक माध्यम है टैक्स जमा करने का। गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे टैक्स नहीं लेती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रूप से हमसे टैक्स लेती है बिजनेसमैन के द्वारा। यानी हम टैक्स जिस दुकान से खरीदते हैं सामान, उस दुकान को देते हैं, वह दुकान टैक्स जमा करता है सरकार के पास। तो ये टैक्स का सिस्टम है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। समझ आई बात? यानी गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे टैक्स मांगने के लिए नहीं आती है, दरवाजा नहीं खटखटाती है, सर जी आपके ऊपर इतना टैक्स आया जमा करिए, ऐसा नहीं होता है। आप जो सामान खरीदते हैं उस सामान पर आप टैक्स जमा करते हैं। आप किसी भी बिल उठा के देखिए, उस पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स कुछ लिखा होगा। आप उन दोनों को जोड़ लीजिए, वही आपका टैक्स है। समझाया? यानी हर गुड्स पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, जितनी भी चीज आप खरीदते हैं सब पे टैक्स पे कर रहे हैं। बिजनेस तो एक माध्यम है पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने का। आप समझ आई नीड ऑफ टैक्स क्या है? अगर वो टैक्स ही हम गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमको अच्छी सुविधाएं कैसे देगी? पक्की सड़क कैसे देगी? 24 घंटे बिजली कैसे देगी? ठीक, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देगी? अच्छे हॉस्पिटल्स कैसे दिखाएगी? निःशुल्क इलाज कैसे करेगी? आ रही बात समझे? ये हमारे टैक्स देने की रणनीति। अब अगला क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर जीएसटी का इतना विरोध क्यों हुआ जब जीएसटी आया? तो जीएसटी का विरोध बेटा इसीलिए हुआ क्योंकि शुरू में जो टैक्स हम देते थे, पब्लिक जो टैक्स देती थी, वो बिजनेसमैन के पास तो कलेक्ट हो जाता था, लेकिन वो बिजनेसमैन उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास नहीं देना चाहता था, उसको अवॉइड करता था। तो उस टैक्स की चोरी करने के लिए वो बार बार कहता था कि अब जीएसटी लग गया दाम बढ़ गया, जीएसटी लग गया दाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु का दाम पहले भी उतना था, आज भी उतना है। बशर्ते फर्क ये है कि अब जीएसटी का सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये क्लियर हो जा रहा है कि आप पब्लिक से कितना टैक्स ले रहे हो, गवर्नमेंट को कितना दे रहे हो। उसमें अब वो चोरी नहीं चल पा रही कि पब्लिक से टैक्स लेकर रख लीजिए और सरकार को ना जमा करिए, इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। फिलहाल आज की डेट में 2020 चल रहा है, विरोध खत्म हो चुका है, क्योंकि जीएसटी जो है जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जुलाई 17 से लेके दिसंबर 17 तक बहुत विरोध हुआ, लेकिन अच्छा सिस्टम था, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। और जीएसटी से बेहतर टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आज तक नहीं बना था, और ये जीएसटी बहुत सारे देशों में चलती है। सबसे अच्छी चीज तो इसमें गुड्स और सर्विसेज के लिए एक ही टैक्स, यानी आप 10 व्यापार करिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं, सरल है, बशर्ते उसको समझने की जरूरत है। तो आज की क्लास में भी इतना समझ में आ गया होगा आपको कि टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और टैक्स की जरूरत क्यों है। ये चीज समझ में आया? चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट आउट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएं, और आज दिन में जब टाइम मिलेगा तो घर पर बैठ के खूब अच्छे से नोट्स तैयार करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आई होप आप लोग अब नोट्स बना चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। जीएसटी का इंट्रोडक्शन, यहाँ कुछ इंग्लिश में लिखा है, अभी इस चीजों को मत जाइए, मैं कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको समझिए। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई ना, तो इसमें आपको 2-3 चीज क्लियर हो जाएगी, डुअल जीएसटी मॉडल क्या है और ये सब चीजें। तो इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा पेंट का फाइल ओपन करता हूँ ना, पेंट पर अच्छे से ड्राइंग बना के चीजों को समझाया जाएगा तो चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए, एज्यूम करिए कि ये ठीक, ये हो गया गवर्नमेंट, ठीक, और ये हो गया हम, यानी ये हो गया अपना पब्लिक। ये हो गया,
ठीक है, अब इस पब्लिक से हमको टैक्स लेकर जाना है गवर्नमेंट के पास, ये एक सिस्टम बनाया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के आप देखेंगे तो दो डिपार्टमेंट हो गए, ठीक, एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया क्या, स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सी लिख दिया, और ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने यहाँ पर यस लिख दिया। ठीक, यानी आप ये बोल सकते हैं ये मोदी जी की सरकार और ये योगी जी की सरकार यूपी के लिए। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए दो दो गवर्नमेंट बनाई गई है। यह व्यक्ति ना कह के आप इसको बोलें कि ये एक बिजनेस है, ये एक, ठीक है, आप व्यक्ति न माने, आप एक व्यापार माने। यानी किसी भी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की दो बॉडी हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी हो गई और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपका जो है केंद्र सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में आपका जो है राज्य सरकार हो गया। तो ये सरकार का कहना सीधा ये है कि आप बिजनेस करिए, व्यापार करिए, बहुत अच्छी बात है, व्यापार में खूब पैसा कमाइए और अच्छी बात है, लेकिन जो टैक्स है वो टैक्स आप जमा करें। तो जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले ये टैक्स इन दोनों लोगों को जमा करना होता था, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाती थी। समझ आ रही बात? यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाती थी। सर औरों का माइग्रेशन इनेबल कराइए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लगाती थी जो है आके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका टैक्स है वो आपको लगाती थी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस और सर्विसेज के बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, और इस तरह जो स्टेट गवर्नमेंट थी वह ट्रेडिंग के बिजनेस पर लगाती थी। ठीक है, यानी कोई भी निर्माता कंपनी है जो प्रोडक्ट को बनाती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, उसको एक्साइज डिपार्टमेंट बनाया था, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था, और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया था, वहां पर होता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केवल ट्रेडिंग पर लगाती थी और ये लोग टैक्स लगाते थे, कलेक्ट करते थे। इस तरह बिजनेस पर एक बर्डन आता था कि उसके कंट्रोल करने के लिए दो व्यक्ति हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी हमारा टैक्स जमा करो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी हमारा टैक्स जमा करो। यानी इन सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम का रजिस्ट्रेशन, और जीएसटी से पहले ट्रेडिंग के लिए वैट का रजिस्ट्रेशन। आप जो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो आप वैट का भी कराइए और एक्साइज का भी। दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, दो अलग अलग डिपार्टमेंट, दो अलग अलग रिटर्न नंबर, डेट, चीजें हो गई थी बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी खिचड़ी बन गई थी। अब एक बिजनेसमैन दिन भर व्यापार करेगा, क्वेश्चन आया है सर माइक्रोफोन डिसेबल कीजिए। सभी लोग अपना अपना माइक्रोफोन बंद करें। रवैतुल निशा भगा देंगे क्लास से बाहर, बंद करो माइक्रोफोन अपना। जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हुआ करे तभी माइक्रोफोन इनेबल करिए। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट के दो हिस्से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी ट्रेडिंग के बिजनेस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्साइज पर सर्विसेज पर लगाती थी। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब उसके बाद ये तो समस्या हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट समस्या क्या आई, नेक्स्ट समस्या आई अपने जो है अलग अलग रजिस्ट्रेशन। एक बिजनेस पर बर्डन बढ़ जाता था, उसको अलग अलग विभाग में जाकर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता था, ये भी एक समस्या का कारण था। तो इस समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने बोला
कि नहीं, अब आपको ना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है और ना ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराइए और उससे ये दोनों क्या तीनों प्रकार का व्यापार प्रारंभ करिए, और उसका नाम दे दिया जीएसटी, गुड्स एंड सिंपल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको बोलते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स भी। कारण क्या है, सिंपल क्यों है वो समझिए। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स था, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स था, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। अब जीएसटी लॉ में इन दोनों को अधिकार दे दिया गया कि दोनों लोग अपना टैक्स लगाएं और टैक्स कलेक्ट करें। लेकिन बिजनेसमैन का बर्डन कम क्यों हो गया, क्योंकि उसको एक ही रजिस्ट्रेशन कराना होता था। एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो तीनों व्यापार एक साथ कर सकता है। ये चीज यानी कोई कंपनी अगर ट्रेडिंग का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और सर्विसेज की दे रही है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए एक कंपनी है, लुमिनस कंपनी ले लीजिए, इन्वर्टर बनाती है यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल करती है ट्रेडिंग हो गई, सेल के बाद सर्विस भी देती है यानी सर्विसेज हो गया। यानी यह कंपनी तीनों प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अब पुराने सिस्टम से देखा जाए तो इसको 3 रजिस्ट्रेशन कराएं, हर स्टेट का वैट अलग अलग है, हर स्टेट में वैट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन नया सिस्टम जीएसटी क्या कहता है कि आप पूरे भारत में व्यापार करिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर कराएं। समझ में आया? यानी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरे भारत में आप इन तीनों चीजों का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन व्यापार को सिंपल बनाने के लिए हर स्टेट में अपना अलग अलग जीएसटी लीजिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जाता रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जाता रहे। आई बात समझ में? चीजें थोड़ी सी टफ है, नई है, रिकॉर्डिंग आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। ठीक, जो चीज में अच्छी लगे उसको जो है आप नोट भी करिए। नोट्स प्रिपेयर मैंने कर भी लिया है जीएसटी का, आज हमने शेयर करेंगे। कल बोला था शेयर करने के लिए, नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो है नोट्स सरल भाषा में मैंने ट्रांसलेट करके बनाया है, उसके सिर्फ 1-2 पेज शेयर करेंगे। पूरा नोट्स दे देंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, रख देंगे उसको उठा के। 32 पेज का नोट्स है सर जी, क्या करें। इसलिए सिर्फ 1 या 2 पेज आपको दिया जाएगा, जितना मैंने आज पढ़ाया उतना पढ़ना है, लिखना है, असाइनमेंट बना के स्क्रीनशॉट भेजना है, तब जाके पढ़ाई हो पाएगी। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई में अनुशासन होता नहीं, पढ़ाई होती नहीं, शुल्क जमा होती है। ये चीज समझ में आ गई। यानी गवर्नमेंट के 2 हिस्से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या अलग अपना व्यापार करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करते थे। जीएसटी के आने के बाद सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया और वो टैक्स का नाम दे दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये तो हो गई जीएसटी के जन्म की कहानी। जीएसटी का जन्म क्यों हुआ, तो जीएसटी के स्लोगन में आप 3 चीजें देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको चीजें दिखा रहा हूँ। जीएसटी के स्लोगन में आप 3 चीजों को देखेंगे। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझिए। आपने देखा होगा कहीं पर भी जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, ऐसा सुना है कभी? हाँ, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। तो इसका मतलब क्या है वो चीज समझिए। चलिए मैं इसी पर समझा दे रहा हूँ आपको। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने लिखा होगा, इसे देखा होगा, नेशन 1 मार्केट और 1 टैक्स, 1 नेशन 1 मार्केट और 1 टैक्स, ऐसा देखा होगा। ठीक, 1 नेशन 1 मार्केट और 1 टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत का पूरा राज्य, भारत में जो है 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी अभी बढ़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन पहले तो 7 थे, अभी बढ़ के 1-2 और हो गए होंगे, 9 केंद्र शासित प्रदेश आई होप होंगे। अब इन सबके हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई बाहर की कंपनी है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, फॉरेन कोई कंपनी है जो भारत में पैसा लगा के व्यापार प्रारंभ करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसका वेलकम करती है कि आइए आप भारत में बिजनेस लगाइए। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और कंपनी को रेवेन्यू, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। तो सरकार बोलती है कि ठीक है आप आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए। अब वो जब विदेश में बैठी वो कंपनी, उसने ऑब्जर्व किया तो उसे समझ में नहीं आया कि भारत के किस स्टेट में अपना व्यापार लगाएं। उसे कभी लगता है कि यूपी, वहाँ अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए,
कहता नहीं नहीं यूपी अच्छा तो है, लेकिन यूपी में हमें रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल मुझे कर्नाटक मिल रहा है। अच्छा कर्नाटक में अगर लगा रहे हैं तो हम मैन पावर नहीं मिल रही। अब इसी कंफ्यूजन में परेशान है, अगर 2 जगह लग रहे हैं तो 2 रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका सोल्यूशन क्या आया? इसका सोल्यूशन आया है गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो पूरे भारत के मार्केट को एक बना दिया, यानी अब उसको रॉ मटेरियल कर्नाटक से लेके आने में यूपी में कोई दिक्कत नहीं होगी और यूपी के मैन पावर को वहां पर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे फॉरेन कंपनियां जो भारत में इन्वेस्टमेंट करके अपने व्यापार को स्टेब्लिश करना चाहती हैं उनका काम आसान हो गया। अच्छा फॉरेन से अगर कोई कंपनी भारत में व्यापार प्रारंभ कर रही है तो भारत की सरकार को वो रेवेन्यू देगी, अपना टैक्स जमा करेगी, पहली चीज। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये दूसरी चीज। इससे अपने देश का ही फायदा होता है। तो फायदा ये मिला क्या कि वन नेशन का ये बेनिफिट मिला, वन मार्केट होने का ये फायदा मिला कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। वन टैक्स का से फायदा ये मिला कि आपको अलग अलग जगहों पर अलग टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सर्विसेज के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन और ट्रेडिंग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। ये जीएसटी का बेनिफिट हो गया कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज है वाई जीएसटी। जीएसटी ही क्यों? तो पूरा देखिए, अब कोई भी अगर नई सिस्टम आते ही है तो नए सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं जो पुराने सिस्टम में ड्रॉबैक होती हैं और नए सिस्टम में अच्छी होती हैं। जैसे जो पुराना टैक्स का सिस्टम था वो सीईडी है, एईडी है, सीवीडी था, सैड था, वैट था, एसटी था और सेस। ये पुराना टैक्स सिस्टम था। इस टैक्स सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। क्या था? मल्टीपल टैक्स होता था। भाई देखिए, ये यूपी हो गया और ये बिहार हो गया, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल, ठीक। अब पश्चिम बंगाल से अगर कोयला चला तो सबसे पहले यूपी पड़ेगा, उसको पार करते मान लीजिए बिहार में पहुंचा, तो यहाँ पर एक स्टेट उसने पार किया और यहाँ पर एक स्टेट पार किया। हर स्टेट पर उसे स्टेट टैक्स देना पड़ता था, एंट्री टैक्स उसको बोलते थे। नाम उसका क्या था? एंट्री टैक्स। अच्छा वहां पर सेस भी लगता था, इसी कोयले के ऊपर सेस भी लगता था। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था। एक बार ट्रक यहाँ से गुजरा तो यहाँ भी टैक्स जमा किया ना, एक बार माल हमारा यहाँ से यहाँ तक गुजरा तो यहाँ भी टैक्स जमा किया। ट्रक वाला थोड़ी जमा करेगा, लेकिन हम इनवाइस जब इशू करेंगे, इनवाइस करेंगे तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो उसको सिंपल करने के लिए क्या किया गया? जीएसटी बनाया गया। दूसरी चीज मल्टीपल टैक्स रेट, बहुत सारे आइटम के रेट थे भाई। यूपी में उन्होंने वैट सिस्टम यूपी गवर्नमेंट के अधीन था, वो अपना अलग अलग बना दिए ना कि 12.5 है, 16.5 है, 18 है, 22 है। एमपी की सरकार अपना अलग टैक्स सिस्टम बना दी, बिहार की अलग बना दी, दिल्ली की अलग, मल्टीपल टैक्स आते थे। इससे गुड्स का प्राइस जो है कभी फिक्स नहीं होता था, प्राइस हमेशा घटता और बढ़ता रहता था, ये समस्या आती थी। तीसरी चीज मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर अलग टैक्स, ट्रेडर्स पर अलग टैक्स और सर्विस रेंडर वाले पर अलग टैक्स। ठीक, इन तीनों पर अलग अलग टैक्स सिस्टम था, ये भी एक समस्या का कारण था। और जब सुविधा हमारी एडवांस हो गई, जब हमारी सुविधाएं अच्छी हो गई तो ये टैक्स सिस्टम हमारा थोड़ा सा आसान हो गया। तो टैक्स सिस्टम हमारा थोड़ा सा आसान हो गया। तीसरी चीज एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, यानी वन टैक्स फॉर आवर बिजनेस। भारत में जिस प्रकार का व्यापार आप करना चाहें, आपको एक ही टैक्स से सारा काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज तो ये है। दूसरी चीज एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स इनपुट क्रेडिट प्रोसेस इज सीमलेस। ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, ये जब आपको आईटीसी पढ़ाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वहां समझ में आएगा। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, ये सिस्टम जो था वो टेक्निक पर आधारित था, यह भी एक प्लस पॉइंट है। चौथी चीज ये है, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। लैब में बैठा दो बाबू, 5 मिनट बैठो, बस क्लास ओवर हो रही, पता कर बैठो लैब में। ठीक है, इससे गवर्नमेंट का सिस्टम भी इंक्रीज हुआ। अच्छा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। हाँ, अभी कोरोना जैसे बीमारी का टेस्ट के लिए 45 रुपए गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया है ना, वो चार्ज निःशुल्क भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट के पास पर्याप्त पैसा रहेगा। तो ये सब चीजें बेनिफिट हैं इसके, यानी सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, वन टैक्स फॉर आवर बिजनेस। ठीक,
टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इंक्रीज रेवेन्यू। टेक्नोलॉजी पर आधारित होने से भ्रष्टाचार भी कम होता है। कारण क्या है? ये आपका सिस्टम है, सिस्टम ने आपको ये बता दिया कि महाराज 12,000 रुपये टैक्स आपको जमा करना है। पहले टैक्स आपको ले जाके सेल टैक्स के ऑफिस में जमा करना होता था। कई बार ये होता था कि 12,000 का टैक्स आपका 2,000 में सेटलमेंट होता था। अब टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए सिस्टम में जो पैसा आ गया, फ्रीज हो गया, वो आपको जमा करना है। ऑनलाइन आप खाते के माध्यम से जमा करेंगे, किसी व्यक्ति से आपका कोई इंटरफेस नहीं रहेगा। तो जो पैसा आपके खाते से टैक्स जमा हो रहा है वो सीधा गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा। तो जो पैसे की कटिंग हो जाती थी, यहाँ से पैसा आपका 100 रुपए चला और सरकार के पास 10 रुपए पहुंचा, 90 रुपए बीच के लोग खा गए, वो पैसा बच जाता था, सरकार के पास पूरा रेवेन्यू कलेक्ट होता था। ये बेनिफिट मिला। तो ये तो चीज हो गई वाई जीएसटी, यानी जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में जानकारी। अब वाई जीएसटी के बाद अगला चीज हमको क्या समझना है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि there will be a dual GST with the central and states simultaneously living on this common tax base। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉमन टैक्स लगा रही, एक साथ लगा रही है। ये सबसे अच्छी चीज है। ठीक, अब लिखा रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं ना कि इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट। सप्लाई के लिए आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाना है, और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है। फिलहाल ये सब जीएसटी के पार्ट हैं। जीएसटी के स्ट्रक्चर में आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट कल की क्लास, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये चीजें हैं क्या। यहाँ पर आपको बताएंगे सेंट्रल टैक्स क्या है, स्टेट टैक्स क्या है, यूजीएसटी क्या है। लोगों को बस 3 टैक्स पता होता है। कल मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत बच्चों का, कह रहे थे सर टैक्स 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक चौथा टैक्स भी है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। तो आधी अधूरी जानकारी से आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो सामने वाला जान जाएगा कि आपके नॉलेज की लेवल क्या है, स्किल क्या है। इसलिए कहते हैं पूरा सीखिए, कंप्लीट सीखिए, अच्छे से सीखिए। अब क्वेश्चन आंसर का टाइम है। आप लोगों के सामने माइक्रोफोन दिया गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं माइक्रोफोन सबका लेवल कर दे रहा हूँ। आपको बोलकर जो पूछना है वो क्वेश्चन आप यहाँ से बोलकर भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको बोलकर पूछिए। अगर बोल पूछने में आपको हेजिटेशन हो रहा है तो आप नीचे क्यू का बटन बना है, वहां पर क्लिक करें और अपने क्वेश्चन को टाइप करें। तो जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसको आप पूछते रहें। सर 4 टाइप का जीएसटी है, उसमें अंतर क्या है? किसमें किसमें? कौन से जीएसटी में? जो 4 टाइप का जीएसटी है सर, उसमें हाँ, अंतर क्या है चारों में? तो ये चारों जीएसटी क्या है? जैसे अगर दो एक सेम स्टेट के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो वहां पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगता है। अपने स्टेट के बाहर से व्यापार हो रहा है तो आई जीएसटी लग रहा है। अगर किसी यूनियन टेरिटरी के बीच में व्यापार हो रहा है तो वह आपका यूजीएसटी लगता है। ये चीज अभी समझ नहीं आएगी, कल की क्लास अटेंड करना ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं कि सप्लाई कितने प्रकार की होती है, लोकल सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या है। अभी ये सब आगे के टॉपिक, ठीक है। तो इसको चीज ज्यादा क्लियर आपको कल होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग बताएं, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए, मन में उसको रखिए मत, हमको नहीं आ रहा हम नहीं पूछेंगे, ऐसा रखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। चलिए, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।